मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं उस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज से ही मौसम के मिजाज खासे नरम हो रहे थे और आज सुबह सवेरे ही बारिश ने तो मौसम का रंग जमा दिया है। ठंडी हवाओं ने गर्मी को भी भगा दिया है। जून के महीने में मौसम के ऐसे हसीन मिजाज यकीनी तौर पर किसी गनीमत से कम नहीं है। मौसम के मिजाज दिन भर कैसे रहेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। अभी कुछ बात करते हैं जी आपके मसाइल की। तो आटा मुसलसल महंगा होता जा रहा है। फ्लोर मिल्स की जानिब से आटे की कीमतें आज खुद बढ़ाई जा रही हैं और इंतजामिया कुछ करने की बजाय अभी तक सिर्फ जबानी जमा खर्च में ही लगी है। दूसरी जानिब वबा पंजाब और खासकर लाहौर में पंजे गांठती जा रही है। आलमी इदारा सेहत ने भी पाकिस्तान में कोरोना केसेस के हवाले से खत लिखा है जिसमें 2 हफ्ता लॉकडाउन और 2 हफ्ता नरमी की तजवीज दी गई। साथ ही यौमिया 50,000 टेस्ट करने की भी जरूरत पर जोर दिया गया है। WHO ने लिखा है कि लॉकडाउन में नरमी से पहले मुल्कों का 9 शराइत पर पूरा उतरना जरूरी है। वो शराइत हैं क्या, मजीद खत में क्या लिखा गया है, तजावीज क्या क्या दी गई हैं, वबाई सूरत हाल मजीद कितनी बिगड़ सकती है, इन तमाम सवालात को आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। आगे बढ़ते हैं जी, आपको बताएंगे फ्रंट लाइन पर काम करने वाले डॉक्टर्स को खराज तहसीन पेश करना है। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की दुनिया मीडिया ग्रुप हेड ऑफिस आमद हुई है। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद की तरफ से डॉक्टर्स के लिए हिफाजती लिबास का तोहफा दिया गया है। बिलाल चौधरी रिपोर्ट पे बता रहे हैं। कोरोना के महाज पर फ्रंटलाइन तिब्बी अमले की काविशों को सलाम। दुनिया मीडिया ग्रुप डॉक्टर्स की खिदमात का मोतरफ। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद की जानिब से डॉक्टर्स के लिए हिफाजती लिबास का तोहफा 1000 PPE वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद के सुपुर्द की गयी। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप की तरफ से MD नवीद काशिफ ने किट्स सूबाई वजीर सेहत के हवाले की। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इस मौके पर मियां आमिर महमूद और दुनिया मीडिया ग्रुप की काविशों को सराहते हुए कहा कि डॉक्टर्स व मेडिकल कम्युनिटी के लिए हिफाजती लिबास देने पर तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। हमारी मेडिकल कम्युनिटी, नर्सेज और हमारे पैरामेडिक्स के लिए उन्होंने आज हमें प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दिया है। आई हैव नो वर्ड्स टू थैंक हिम। यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हालात अच्छे हैं क्योंकि इन जैसे मुखय्यर हजरात जो हैं वो इस जंग में हमारा साथ दे रहे हैं। तो मैं उनकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स के बारे में सोचा। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मजीद कहा कि मियां आमिर महमूद कोरोना के खिलाफ लड़ने वाली इस जंग में हमारे शाना बशाना हैं। उनकी खिदमत काबिल कद्र हैं। कैमरा टीम के साथ बिलाल चौधरी, लाहौर न्यूज़। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए कुछ ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत की बात करेंगे और आज हमने ख़ास तौर पर एक ऐसी बीमारी के हवाले से बात करनी है जो कि बहुत कम पाई जाती है, लेकिन अगर किसी भी बच्चे में बड़े में हो जाए तो यकीनी तौर पर फिर वो गंदम का इस्तेमाल नहीं कर पाते। बहुत सारे ऐसे हमारे आसपास बच्चे, हम बहुत सारे नहीं बल्कि कोई कोई बच्चा हम देखते हैं, तो फिर वो अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात किस तरह से पूरी करते हैं, उनकी बॉडी में क्या डिसऑर्डर हो जाता है, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी सारा फारूकी। सारा फारूकी, बताइएगा ये शिकमी आर्जा एक डिजीज है, ये है क्या और क्यों हो जाती है? जी सिद्रा, सीलियाक डिजीज़ बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसके अंदर जो है आपके ऐसे फूड्स जिनके अंदर ग्लूटेन मौजूद है, वो एक प्रोटीन है, तो उसको जो है इम्यून सिस्टम एज ए थ्रेट रिकग्नाइज करता है और उसके अगेंस्ट जो है वो काम करना शुरू हो जाता है। इन द प्रोसेस जब वो ग्लूटेन को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, वो साथ साथ आपके स्मॉल इंटेस्टाइन्स को भी डिस्टर्ब कर देता है, उसको भी जो है डैमेज कर देता है। तो उसमें फिर ये होता है कि अगर स्मॉल इंटेस्टाइन्स जो हैं किसी वजह से डैमेज हो जाते हैं तो वहाँ से एब्जॉर्प्शन होना बहुत मुश्किल हो जाती है। यानी आप जो भी खाना खा रहे हैं वहाँ से न्यूट्रिएंट्स बॉडी में एब्जॉर्ब प्रॉपर्ली नहीं होंगे। अगर न्यूट्रिएंट्स बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहे तो बॉडी में डेफिशिएंसीज आना शुरू हो जाती हैं। डेफिशिएंसीज आएंगी तो साथ साथ आपके जो है मैल न्यूट्रिशन भी हो सकती है और जो है उसमें फिर ये होगा कि वेट बहुत जल्दी गिर सकता है और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। कई लोगों में जो है माइल्ड ग्लूटेन इंटॉलरेंस होती है कि यानी कि वो जो है बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं होती, लेकिन कई लोगों में जो है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बन जाता है जिसमें आपका इम्यून सिस्टम जो है वो ग्लूटेन को जो है डिस्ट्रॉय करना शुरू हो जाता है और इन प्रोसेस जो है आपके इंटेस्टाइन्स को भी डैमेज कर देता है। सारा, ये बताइए कि पता कैसे चल सकता है कि किसी बच्चे में ये बीमारी फैल रही है या हो गई है? इसकी अलामत क्या हो सकती हैं?
जी सिद्रा, इसमें बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, पेट में दर्द होना या गैस ही हो जाना और जो है प्रॉपर फूड जो है डाइजेस्ट ना होना। कई दफ़ा पेट में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स पड़ते हैं, पेट में दर्द होता है। जब भी आप कोई ऐसी चीज़ खाते हैं जिसके अंदर ग्लूटेन मौजूद है तो उससे आपके अक्सर जो है पेट में, स्टमक में जो है पेन रहती है। उसके अलावा जो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, कई लोगों में जॉइंट पेन भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह के मुख्तलिफ सिम्टम्स हैं जो इसमें रहनुमा हो सकते हैं। ख़ास तौर पे कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया भी जो है इसके अंदर हो सकता है। कुछ लोगों में कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और कुछ लोगों में जो है एक्सट्रीम डायरिया हो जाता है। ठीक है सारा, ये बताइए कि इन अफराद के लिए ग़िज़ाई एहतियात सिलिक डिजीज़ में जो मुब्तला हो चुके हैं कितनी ज़रूरी है, और ऐसी तमाम चीज़ें जिनको उनको अपनी ग़िज़ा से निकाल देना चाहिए, उनका ऑल्टरनेट क्या हो सकता है? जी, अब इसके अंदर आप किस तरह की चीज़ें जो है आपको नहीं खानी चाहिए और कौन सी चीज़ों का आपको इनटेक करना चाहिए। सबसे पहले तो है कि आपने वीट आपको छोड़ना पड़ेगा। उसके अलावा आपको बार्ले और ओट्स जो है छोड़ना पड़ेगा, वो चीज़ें आप नहीं ले सकते क्योंकि उनके अंदर ग्लूटेन मौजूद है। और इसके अलावा डिफरेंट सीरियल्स हैं, मार्केट में जो सीरियल्स होते हैं, पास्ता है आपके पास या बेकरी आइटम्स हैं, केक्स वगैरह हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, कुकीज़ हैं या बिस्किट्स वगैरह हैं, वो आप नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि उनके अंदर ग्लूटेन मौजूद है। अगर आपने मार्केट में कोई जो है आप अपने लिए कोई प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं तो आप ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स जो है ले सकते हैं। मार्केट में इस तरह के प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं, लेकिन आपको जो है उसकी लेबलिंग चेक करनी होगी जिसके ऊपर मेंशन हुआ होता है कि वो ग्लूटेन फ्री है या नहीं है। तो जिनको जो है ये ग्लूटेन इंटॉलरेंस है या जिन लोगों को सीलियाक डिजीज़ है तो वो मार्केट में ख़ास तौर पे जो अपने लिए कोई चीज़ ख़रीदें तो उसका लेबल ज़रूर चेक कर लिया करें ताकि आपको आइडिया हो कि इसके अंदर ग्लूटेन मौजूद है या नहीं मौजूद। और इसके अलावा जो है आप कौन सी चीज़ें खा सकते हैं, आप राइस फ्लोर यूज़ कर सकते हैं, कॉर्न फ्लोर यूज़ कर सकते हैं, पोटैटो फ्लोर यूज़ कर सकते हैं। और वैसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं आप बाकी खाने की चीज़ें वैसे ही आप नॉर्मली खा सकते हैं। जैसे मीट प्रोडक्ट्स हैं आपके, आप वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का इंटेक कर सकते हैं। आप जो है कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स का भी इंटेक कर सकते हैं। तो बाकी चीज़ें आपने नॉर्मली वैसे रखनी होती हैं, लेकिन मोस्टली जहाँ पे ग्लूटेन इंटॉलरेंस का मसला आता है वो आपकी जो है ये वीट प्रोडक्ट्स के अंदर, सीरियल्स के अंदर और जो आपके मोस्टली बेकरी आइटम्स होते हैं वहाँ से जो है इनका प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो उनको अवॉइड करना, ये कम्प्लीटली कट ऑफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सारा फारूकी, आप हमारे साथ मौजूद रहीं और सिलिक डिजीज़ के हवाले से हमें बता रही थी कि ये कैसे हो जाती है और जिन लोगों को हो जाती है वो अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात किस तरह से पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, तालीमी इदारों के हवाले से बात की जाए तो 13 मार्च से ताहाल स्कूल बंद हैं। करीबन 90 रोज़ मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन की जानिब से, मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से कहा जा रहा था कि जब तमाम लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया है तो फिर स्कूल्स को भी अब SOPs के साथ खुल जाना चाहिए। वज़ीर तालीम मुराद राज साहब ने अब तमाम लोगों को टास्क दे दिया है कि SOPs बनाएं, तजावीज़ बनाएं कि किस तरह से बच्चों को स्कूल में बुलाया जाएगा, अफरादी फासला कैसे होगा और हैंड सैनिटाइजर, मास्क और इन तमाम सहूलियात को किस तरह से मलहूज़े खातिर रखा जाएगा। जबकि दूसरी जानिब तलबा को मास्क भी दिए जाएंगे और 7 अरब रुपए का गवर्नमेंट से बजट मांगा गया है हैंड सैनिटाइजर के लिए और बच्चों को मास्क फराहम करने के लिए। इसी मामले पे आज हमने बात करनी है कि क्या तजावीज़ सामने आएंगी, कब तक स्कूल खुलने का मामला हो सकता है। हमारे साथ मौजूद है जी काजी नईम साहब हैं, माहिर तालीम हैं और मेंबर प्राइवेट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी हैं। आप सर प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आतिफ परवेज़ हमारे साथ मौजूद है। आतिफ, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। कैसा, कब तक उम्मीद है स्कूल खुल जाएंगे, क्या SOPs बनाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने सोच रखा होगा कि किस तरह से काम करना है? अभी तक जो गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट है उसके मुताबिक तो 15 अगस्त से इंशाल्लाह स्कूल ओपन होंगे। ठीक। और जहाँ तक SOPs का ताल्लुक है, गवर्नमेंट खुद से जो प्रोफेशनल माहिरीन के साथ मिलकर SOPs बनाएंगी। वो अपनी जगह पर हम वेटिंग में हैं, लेकिन हमने अपने प्राइवेट स्कूल्स के लिहाज से SOPs तैयार कर ली हुई हैं। सबसे पहले तो इंशाल्लाह हम अपने तमाम स्कूल बिल्डिंग्स को, अपने फर्नीचर को बेहतरीन तरीके के साथ एंटीसेप्टिक मटेरियल के साथ क्लियर करेंगे, नीट एंड क्लीन करेंगे। और फिर बच्चों के आने पर यकीनी तौर पर बच्चे और हमारे टीचर्स, हमारा स्टाफ हमारे लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है। उसके लिए जो कुछ भी रिक्वायर्ड होगा हम हर मुमकिन हद तक बच्चों को प्रोवाइड भी करेंगे। बच्चों को आने पर टेम्परेचर चेक करेंगे, बच्चों को के हैंड्स को सैनिटाइज़ किया जाएगा, बच्चों के मास्क हर सूरत लाजम होंगे, उनके डिस्टेंस जो है क्लास में बैठने का जैसे गवर्नमेंट ने वो शिफ्ट्स में कहा तो तब भी, और अगर वैसे तब भी इंशाल्लाह उसके लिए भी हम अपने तौर पर भरपूर तौर पर कोशिश करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हो।
डेफिनेटली उसे हम पूरा 100% जो है कि 6 फीट का डिस्टेंस वो तो शायद क्लासरूम के अंदर पॉसिबल ना हो, लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वायरमेंट आएगी हमारी कोशिश होगी उसे फुलफिल करें इंशाल्लाह। ठीक, आतिफ, हमने देखा है कि जो ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल्स की अगर बात की जाए, गवर्नमेंट स्कूल भी छोटे ही होते हैं लेकिन उनके क्लासरूम्स फिर भी खासे बड़े होते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स हमने देखा है कि छोटे छोटे क्लासरूम्स होते हैं, प्लेग्राउंड भी वहाँ पे कैसे होगा अफरादी फासला, वहाँ पर क्या तजावीज़ तैयार की जाएंगी और कब तक इम्प्लीमेंटेशन होगा? अब ये देखिए दो तरह की है ना, एक तो है सरकारी स्कूल और दूसरे हैं ये प्राइवेट स्कूल। और जहाँ तक क्लासरूम्स की बात है, हाँ प्राइवेट स्कूलों में जो देखा जाए तो वहाँ पे क्लासरूम छोटे होते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में भी कुछ इतनी ज़्यादा सूरत हाल बेहतर नहीं है। वहाँ पर भी जो है लाहौर की अगर ये बात कर ली जाए तो बहुत सारे स्कूल होंगे जहाँ पर प्लेग्राउंड्स नहीं है और वो छोटी जगह पर मौजूद हैं, अक्सरियत में है, लेकिन वहाँ पर भी इन चीज़ों को जो है मलूज़े खातिर रखना होगा और किस तरीके से इसको फॉलो किया जाएगा। लेकिन 15 जुलाई तो उन्होंने ऑफिशियली जो डेट दी थी कि 15 जुलाई तक स्कूल जो है वो बंद है। अब आगे जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होगी उसमें मजीद देखा जाएगा। और जहाँ तक सूबे की बात कर ली जाए तो ये अपनी तजावीज़ देते हैं वफाक को, और वफाक ने जो फैसला करना होता है। अब जो वज़ीर तालीम मुराद रास हैं उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया था कि हम तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर मुशावरत करेंगे। अब इंडिविजुअली तौर पर कुछ तंजीमों ने और जो कुछ स्कूलों की जानिब से SOPs तैयार किए गए हैं और वो महकमा स्कूल एजुकेशन को भी दिए गए हैं। दूसरी तरफ महकमा स्कूल एजुकेशन भी अपने तौर पर अभी वर्क कर रहा है। अभी उन्होंने किसी स्टेक होल्डर को नहीं बुलाया जिससे वो मुशावरत कर सकें। हाँ, एक सर्वे फॉर्म जो है वो चला था सोशल मीडिया पर कि वो महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम स्टेक होल्डर्स को दिया है ताकि वो मशवरा करें, और उसमें ये था कि जिन डिस्ट्रिक्ट्स में जो हाई स्कूल्स हैं वहाँ पर पहले जो है पहले मरहले में स्कूलों में जो है तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ किया जाएगा। 9वीं और 10वीं के अभी ना बुलाया जाए तो 9वीं और 10वीं के बच्चों को बुलाया जाएगा। फिर आस्ता आस्ता जैसे सूरत हाल बेहतर होती जाती है तो दूसरी क्लासों के बच्चों जो हैं उनको भी बुलाया जाएगा। तो अभी इस पे कुछ हतमी नहीं है, ये मुशावरत का सिलसिला जारी है। अब आने वाले 10 से 15 दिनों में जो है इसको हतमी शक्ल दी जाएगी। ठीक, काजी साहब ये बताइएगा कि कितना मुश्किल होगा, कितना बड़ा चैलेंज होगा इन तमाम SOPs पर अमल दरामद करना, क्योंकि मास्क तो पहन लिया जाएगा, हैंड भी सैनिटाइज करा लिए जाएंगे, लेकिन जब बात आएगी अफरादी फासले की उसको किस तरह से मेंटेन किया जाए? देखिए डिफिकल्ट तो है, जैसे मैंने पहले भी बात की कि क्लास में पूरा डिस्टेंस देना है ना। प्लानिंग के लिहाज से ये है कि हम अपनी क्लासेस के वॉल्यूम को कम करेंगे और उसको 2 टाइम्स या 3 टाइम्स जो SOPs गवर्नमेंट की तरफ आए उसकी तरह ये हम मैनेज करने की कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जितना डिस्टेंस बच्चों का आपस में किया जा सकता है। और थ्रू आउट द डे इसको देखेंगे, ब्रेक बच्चों को नहीं होगी और उनका ड्यूरेशन जो स्कूल आने का है वो कम से कम होगा। मैक्सिमम हम उनको वो चीज़ें जो कि किसी तौर पर भी हम ऑनलाइन उनको घर में प्रोवाइड नहीं कर सकते वो हम स्कूल टाइम में उनको करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो ऑनलाइन सिस्टम है प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से बहुत शानदार चल रहा है। बहुत से स्कूल्स ने उसके लिए वेबसाइट्स, ऐप्स और उसके साथ साथ मोबाइल के ज़रिए बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जहाँ तक ताल्लुक़ है उनके सिलेबस को पूरा करने के लिए ये तो साथ साथ चलेंगे, लेकिन हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि एक बच्चे के लिए इंतहाई अहम और ज़रूरी होता है कि वो स्कूल में आकर के वाइट बोर्ड पर टीचर के समझाने पर ही अच्छा समझ सकता है, उन चीज़ों को इंशाल्लाह सिलेबस का एक हिस्सा स्कूल के टाइम के दौरान का बनाएंगे। गवर्नमेंट स्कूल्स के एडमिशन्स कब होते हैं रूटीन में? अच्छा, इसमें जो गवर्नमेंट स्कूल की बात की जाए तो उनके 2 सेशन होते हैं। एक जो है फौरी तौर पर मार्च में शुरू होते हैं, इस दफ़ा इन्होंने 1 माह जो लेट किया था, अप्रैल में जो एडमिशन शुरू होने थे, तो वो कोरोना की नज़र होगी। और दूसरा जो सेशन होता है वो गर्मी की छुट्टियों के बाद होता है। ठीक, तो अभी दोनों, जैसे मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, रश बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। जो अप्रैल वाले बच्चे हैं वो भी गर्मी की छुट्टियों के बाद एडमिशन लेने पहुंचे। जैसे मैं पहले जिक्र कर रहा था कि बच्चे तो अब स्कूलों में आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि वालिदैन को भी एहसास है कि जब उन्होंने बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाना था तो उनको किताबों की ज़रूरत थी, तो अब वो स्कूलों की तरफ जा रहे हैं और किताबों की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से अभी इस हवाले से कोई पॉलिसी नहीं है कि नए एडमिशन जो होने थे उनको किताबें कैसे फराहम की जानी है। वैसे तो जो पहले से रजिस्टर्ड बच्चे थे उनके लिए किताबें जा रही हैं, जो 1 करोड़ करके जानी शुरू हो गई हैं, बिल्कुल जाना शुरू हो गई हैं। तो वहाँ पर भी थोड़े कुछ शिकायत आ रही है, SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही है, उस तरीके से डिस्टेंसिंग नहीं रखी जा रही। और ये हमने देखा है कि लोगों में भी उतनी आगाही नहीं है। उधर
स्कूलों में हमने 2-3 स्कूलों का विजिट किया जब किताबें तकसीम हो रही थी, लाहौर तो के जो एतराफ के एरियाज हैं, इग्नोर्ड एरियाज जो हैं, वहाँ पर तो खास तौर अवेयरनेस पर नहीं। जब बच्चे आते हैं उनकी जेब में मास्क होता है, पहनेंगे नहीं। वो टीचर जब उन्हें कहते हैं कि आपने मास्क नहीं पहना, बस पहन लेते हैं, वो जेब से निकाल के तो मास्क पहन दिखाने के लिए थोड़ी देर पहना और उसके बाद निकल गया। तो ये आगाही जो है पहले भी हम जिक्र कर रहे थे, ताकि लोगों को एहसास हो कि ये कितना खतरनाक हो सकता है अगर इसके SOPs पर जो है अमल दरामद नहीं किया जाता। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, वो ये कि देखिए इस वक्त जो सिचुएशन है, क्योंकि पेरेंट्स के कुछ बिहेवियर स्कूल्स के साथ भी नॉट फी पेइंग हैं कुछ, और उसकी वजह से वो जो छोटे स्कूल हैं, कम फीस वाले स्कूल हैं, गली मोहल्लों के में वो स्कूल जो एग्जिस्ट करते हैं जिनकी स्ट्रेंथ 200 to 300 स्टूडेंट्स की है, और उनकी जब फीसें नहीं आई तो उसमें से बहुत से स्कूल्स अब क्लोज होना शुरू हो गए। जब वो स्कूल्स मौजूद नहीं होंगे तो उनके स्कूलों के बच्चों का भी बहुत एक रश बनेगा न्यू एडमिशन्स के लिए, गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए भी और प्राइवेट स्कूल्स के लिए भी। इसलिए हमें बेहतर मैनेज करना होगा। बल्कि मैं कहूँगा कि जो भी गवर्नमेंट अफोर्ड करती है, जैसे गवर्नमेंट ने कहा कि हम 100 नए स्कूल्स ओपन करेंगे, तो वो उनका अपनी प्लानिंग है, उन्हें उसे मुकम्मल करना चाहिए। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स के लिहाज से मैं कहूँगा जो लोग अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर रखते हैं उन्हें इस तरीके से मैनेज करना चाहिए कि उनकी तरफ एक बहुत बड़ा फ्लो आने वाला है जो बच्चों का न्यू स्टूडेंट्स का आएगा। जब स्कूल खुलेंगे तो क्या प्लेग्राउंड्स को बंद कर दिया जाएगा, कैंटीन्स ओपन नहीं होंगी, क्योंकि वहां पर अमूमन देखा गया है बच्चों का खासा रश होता है। देखिए चूंकि ब्रेक देनी नहीं है ना, एक शॉर्ट टाइम होगा, वो सिर्फ क्लास में बच्चों का गुजरेगा, पेरेंट्स के साथ बच्चे आएंगे और उसी तरीके से एक डिसिप्लिन के साथ हम बच्चों को वापस भेजेंगे। तो कैंटीन तो टोटली तौर पर बिल्कुल ब्लॉक होंगी, वो नहीं ओपन करेंगे। गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या होगा? गवर्नमेंट स्कूल में अभी SOPs तैयार हो रहे हैं, कैंटीन्स के हवाले से भी सोचा जाएगा। वहाँ पर तो बच्चों की तादाद में देखा है कि 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार भी जो है वो सरकारी स्कूलों में मौजूद होती है, तो वहाँ पर जो है ख़ास तौर पर इन चीज़ों को देखना होगा। पहले ही हमने देखा था कि ग्राउंड जब डेंगू आता है तो वो इन चीज़ों को पहले ही रोक देते हैं, असेंबली जो है उसको उसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है। तो अब इन चीज़ों को मज़ीद जो है सख्त करना होगा। अच्छा आतिफ, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमारे अवाम हो, हमारे इदारे हों, बदकिस्मती से जब तक किसी जुर्माने का, किसी कार्रवाई का डर ना हो तब तक नहीं मानते। ये हमने रवैये कोरोना में भी देखे हैं। तो क्या कोई स्पेशल टीमें भी बनेंगी? क्योंकि बहुत सारे, जैसा मैं बात करी थी कि स्कूल्स हैं वहाँ पर अगर चाहें भी तो SOPs पर अमल दरामद करवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चेक एंड बैलेंस कैसे रखा जाएगा, मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी? अच्छा, मॉनिटरिंग की टीमें तो पहले भी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी और महकमा स्कूल एजुकेशन की मौजूद है, उनको एक्टिव करना होगा। जहाँ तक जुर्मानों की बात है तो हमने देखा सरकारी स्कूलों में तो ज्यादातर वो बच्चे आते हैं कि जो तो फीस भी नहीं दे सकते। तो अगर जुर्माने करने हैं तो वो स्कूल सरबराहान और टीचर्स को जो पाबंद करे कि जिम्मेदारी वो देखें जो पाबंद करे बच्चों को कि वो मास्क पहने और अपने जो सोशल डिस्टेंसिंग का है और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करे। ये उनकी टीचर्स की जिम्मेदारी होगी और स्कूल सरबराहान की कि वो तमाम SOPs पर अमल दरामद कराएं और उनको जुर्माने की बजाय जो है सख्ती थोड़ी सी करनी चाहिए। और मेरा ख्याल है असातिज़ा में खुद भी नहीं होगी, हमारे यहाँ मामला ठीक असातिज़ा में खुद भी अब शऊर है कि ये जो 3 महीने की सूरत हाल है जिसमें हलाकतें इतनी हो रही हैं अफसोसनाक, और जितने पेशेंट्स बढ़े हैं, तो असातिज़ा में खुद इस हवाले से शऊर है कि इस वायरस से बचना है। तो वो बच्चों को भी देखिए स्टार्टिंग डेज में जब भी बच्चे न्यूली स्कूल आएंगे, इस सिलसिले में जहाँ तक प्राइवेट स्कूल्स का ताल्लुक है, तो हम तो अपने तौर पर हर ऐसी ड्यूटी ठीक है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आतिफ, आपका भी बहुत शुक्रिया। कहा तो जा रहा है कि SOPs पर अमल दरामद भी होगा, लेकिन अब नजरें गवर्नमेंट की तरफ है, महकमा स्कूल की तरफ है कि कब स्कूल खुलने का इशारा मिलता है। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात की जाए तो 1 लाख से पाकिस्तान में केसेस तजावज़ कर चुके हैं। पंजाब की बात की जाए तो केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं और हमारा प्यारा शहर लाहौर कोरोना का गढ़ बन चुका है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जो कि इंतहाई बदकिस्मती की बात है। और ये है जी हमारे गैर संजीदा रवैयों की वजह से। किसी का कसूर नहीं है, ये हमारा अपना कसूर है कि वबा इतनी बुरी तरह फैल रही है। जबकि WHO की जानिब से एक खत लिखा गया है जिसमें
जिसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान को 2 हफ्ते का लॉकडाउन करना चाहिए और पाकिस्तान को 2 हफ्ते लॉकडाउन में नरमी करनी चाहिए। और 2 हफ्ते जब नरमी की जाए या फिर जब लॉकडाउन किया जाए तो जितने भी टेस्टिंग की कैपेसिटी है उसको कम से कम भी 50,000 होना चाहिए। WHO की जानिब से ये रिकमेंड किया गया है। जबकि दूसरी जानिब उनकी जानिब से कहा गया है 6 शराइत रखी गई थी कि कोई भी मुल्क जब लॉकडाउन में नरमी करेगा तो इन 6 शराइत पर पूरा उतरना जरूरी होगा। और WHO ने ही कहा है कि पाकिस्तान ने लॉकडाउन में नरमी तो करती है लेकिन किसी एक शर्त पर भी वो पूरा नहीं उतर रहा। दुनिया के 10 खतरनाक तरीन मुमालिक जहां पर कोरोना बुरी तरह से फैल रहा है या उसे ठीक से टैकल नहीं किया गया, पाकिस्तान बदकिस्मती से उस फहरिस्त में भी शामिल है। जबकि हांगकांग से कुछ तलबा के ग्रुप ने एक रिसर्च की है, स्टडी रिसर्च की है, जिसमें पाकिस्तान को एशिया का चौथा खतरनाक मुल्क करार दिया गया है कोरोना वबा के हवाले से। हमारे डॉक्टर्स, हमारे माहिरीन सेहत इन तमाम मामलात से किस हद तक मुत्तफिक है, बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर असद असलम साहब हैं, CEO हैं आप न्यू अस्पताल के। सर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सज्जाद काज़मी हमारे साथ मौजूद होंगे। सज्जाद साहब आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, WHO की रिसर्च रिपोर्ट खत किस हद तक हमारे माहिरीन आप सब इससे मुत्तफिक हैं? WHO में बेसिकली 3-4 चीज़ें हैं। एक तो उन्होंने लॉकडाउन का रिकमेंड किया है जी, दूसरा उन्होंने रिकमेंड किया है कि आप किस नंबर ऑफ टेस्ट वो 50,000 तक लेके जाएं। जहाँ तक लॉकडाउन का ताल्लुक है, मेरे ज़ाती राय के मुताबिक लॉकडाउन अब इस वक्त मज़ीद लॉकडाउन की करने की ज़रूरत नहीं है। अब तो फैल क्योंकि जो इसलिए कि जो कुछ होना था हो चुका, वो हो चुका है और किस वजह से हुआ है वो आप भी जानती हैं, मैं भी और काज़मी साहब भी जानते हैं। हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी की कि SOPs के साथ लॉकडाउन नरमी होगी। ठीक है, जिस तरीके से उन SOPs की धज्जियाँ उड़ाई गई वो आप सबके सामने है। दुकानों पर लोगों ने क्या किया, सड़कों पर क्या किया, गाड़ियों में क्या किया, मोटरसाइकिलों पर क्या किया। तो अब इस वक्त तकरीबन हम पीक पर पहुंचे हुए हैं और वो सिर्फ वो ही, और इसकी वजह वो SOPs को ना ऑब्जर्व करना, सोशल डिस्टेंसिंग को ना ऑब्जर्व करना। डॉक्टर साहब, इदारों ने क्या किया? इंतजामी इदारे इसीलिए बनाए जाते हैं, अफसरान को तनख्वाहें इसीलिए मिलती हैं। 50% अगर कसूर अवाम का है, मैंने भी कसूरवार ठहराया, मैंने खुद को भी शामिल किया उसमें, लेकिन 50% कसूर फिर हमारे इदारों का भी है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा सके। ये जो सख्ती अब की जा रही है ये उस वक्त करनी चाहिए थी जब लॉकडाउन में नरमी की गई थी। देखें, ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमत जुर्माना कर देगी और उसके बाद स्टेज आती है कि आप अरेस्ट कर दें और तीसरी स्टेज है कि आप कर्फ्यू लगा दें। और इससे तो आप जो मज़ीद रेस्टलेसनेस होगा कर्फ्यू लगने से या अरेस्ट करने से, वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैं लॉकडाउन को एक और, हमारे डॉक्टर साहब हैं रहीम यार खान, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, PMA के प्रेसिडेंट हैं, कि लफ्ज़ लॉकडाउन को लफ्ज़ इस्तेमाल करें पर्सनल लॉकडाउन। ठीक, पर्सनल लॉकडाउन का लफ्ज़ इस्तेमाल करें कि ये अब और किसी की जिम्मेदारी नहीं, अब हर शहरी की अपनी जिम्मेदारी है कि वो SOPs को ऑब्जर्व करे, एहतियाती तदाबीर करे और ताकि जिंदगी का जो निज़ाम है वो चल सके। काज़मी साहब, WHO ने 6 शराइत रखी थी कि कोई भी मुल्क इस सूरत में नरमी बरतेगा। क्या है वो शराइत और हम तो किसी एक पे भी पूरे नहीं उतर रहे? जी, ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, चूँकि अपना असद असलम साहब ने भी इस पे तबसरा किया है। लॉकडाउन के खात्मा से कबल हुकूमत इस बात पर यकीन करे कि मुल्क में वबा कंट्रोल में है या नहीं। हेल्थ सिस्टम हर केस की तशखीस, टेस्ट, आइसोलेशन, इलाज और ट्रेस करने का अहल हो। यहाँ पर 5-5 दिन टेस्ट के जो है वो रिजल्ट नहीं आते। स्कूल और दीगर जगहों पर SOPs पर अमल दरामद कराना जरूरी है। ठीक है। बैरून मुल्क से कम वायरस की मुंतकली को यकीनी बनाया जाए, जबकि हमने तमाम इंटरनेशनल और दीगर जो फ्लाइटें वगैरह वो खोल दी। अवाम की काउंसलिंग की जाए। अवाम की काउंसलिंग सब मीडिया कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें नहीं। हाँ, गवर्नमेंट ने इस पे कोई नया रास्ता अपनाया नहीं। कोरोना के दौरान जो है समाजी दूरी को जिंदगी का हिस्सा बना लिया जाए। अब ये बड़ी अहम बात है। इस पे हुकूमत चूंकि कहती तो है, लेकिन इस पे ये अवाम का ज्यादा अमल दखल है। हुकूमत यकीनी बनाए कि हॉटस्पॉट रिस्क कम से कम हो। हॉटस्पॉट रिस्क का हुकूमत ने अभी तक किसी भी इलाके को या अवाम को मेंशन नहीं किया कि ये हॉटस्पॉट इलाका है, यहाँ पे आपने जाना है नहीं जाना और इसका क्या तरीकाकार है।
खत के मतन में ये भी कहा गया कि पाकिस्तान इस वक्त लॉकडाउन के खात्मा के किसी म्यार पर भी पूरा नहीं उतरता है और पाकिस्तान दुनिया के 10 सर-ए-फहरिस्त ममालिक में शामिल हो चुका है। बिल्कुल। तो आप इन शराइत पे देखें अब ये डॉक्टर साहब से हम सवाल कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, टेस्टिंग कैपेसिटी, अब हम भी तकरीबन कोई फरवरी से हमारे यहाँ ये मामला चल रहा है, मार्च आ गया, अप्रैल आ गया, मई आ गया, जून आ गया, चौथा महीना शुरू हो चुका है। सर, टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़नी थी, वो हम देख रहे हैं कि वहीं पर स्टक है। नहीं, अब इस वक्त 10,000 टेस्ट रोज़ाना हो रहे हैं लाहौर में, और पहले एक मशीन थी लाहौर में, इस सिर्फ प्राइमरी सेकेंडरी डिपार्टमेंट में। अब इस वक्त सिर्फ पब्लिक सेक्टर में 7 मशीनें काम कर रही हैं और प्राइवेट सेक्टर में 8 मशीनें काम कर रही हैं। जब शुरू हुई ये वबा तो 2 थी, एक प्राइवेट सेक्टर में और एक पब्लिक सेक्टर में। अब 7 पब्लिक सेक्टर में, 8 प्राइवेट सेक्टर, 15 मशीनें हैं। टेस्टिंग किट्स वाफिर मिकदार में हैं अच्छा, WHO ने साथ से ये भी कहा कि 50,000 मंथली कैपेसिटी कम से कम आपकी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, टेस्टिंग किट्स हैं हमारे पास? अभी हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम मेरे हॉस्पिटल में रोजाना पेशेंट को करते हैं, हमें तो अभी तक किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। आज के लिए भी मौजूद है, क्योंकि हम टेस्ट बेसिकली किट लेते हैं प्राइमरी सेकेंडरी डिपार्टमेंट से, और जब भी हम भेजते हैं, परसों हमने भेजी 350 उन्होंने हमें किट दे दी, वो हमने रख ली हॉस्पिटल में लाके। लेकिन मुझे थोड़ा सा इस पे एतराज है असद साहब के, मेयो हॉस्पिटल के अंदर 178 सस्पेक्टेड डेड लोगों के रिजल्ट अभी तक नहीं आए। उसकी क्या रीजन है वो भी आप हमें बताएं कि 178 लोग जिनके सस्पेक्टेड थे और वो मर चुके हैं, तो वो क्या सोच रहे हैं? यानी उनके टेस्ट तो गए लेकिन रिपोर्ट्स अभी तक नहीं। इसका मतलब है कि उनकी फैमिली को फॉलो ही नहीं किया। मैं बताता हूं, उनको साइड पे तो नहीं कर दिया क्या? नहीं, वो सस्पेक्टेड का लफ्ज, एक तो या तो हम उनको छुपा दें, हमने छुपाया नहीं। ये वो लोग हैं जो इमरजेंसी में आते हैं और उस वक्त ना उनके ऊपर टेस्ट होता है और विद इन आवर्स वो, ये मतलब पिछले 3.5 महीने की फिगर है, 1-2 हफ्ते की नहीं है, वो आते हैं उनके पास कोई टेस्ट नहीं होता। वो इस स्टेज पर आए कि वो आते साथ ही विद इन आवर्स वो उनकी डेथ होगी, और उनके बाद हमारे पास टेस्ट वाली कोई रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है। इसलिए हमने उनको सस्पेक्टेड का लफ्ज इसलिए लिखा है कि ये सस्पेक्टेड है। सैंपल ही नहीं लिए उनके, कुछ के सैंपल लिए, कुछ के जो अगर 1 या 2 दिन अस्पताल में रहे हैं, हमने उनके सैंपल लिए हैं, उनकी रिपोर्ट भी आ गई है। लेकिन जिनकी रिपोर्ट आई है उनको हमने पॉजिटिव में शिफ्ट कर दिया। लेकिन जो फौरन आके जिनकी इमरजेंसी में ही डेथ होगी, उनको तो हमने सस्पेक्टेड जरूर रिसीव डेट भी आए तो आप उसका सैंपल ले सकते हैं। ऐसा कोई भी बंदा आप ले सकते हैं डॉक्टर साहब या नहीं? कितनी देर, अगर कोई बंदा डेड हो जाता है इमरजेंसी में आते ही, उसके कितनी देर बाद सैंपल लिया जा सकता है? सैंपल तो हम तक, मेरा ख्याल है हमने 95% तक के इन जो सस्पेक्टेड हैं इनके भी लिए हुए हैं। ठीक, और सिर्फ मेरा ख्याल रिपोर्ट शायद उन्होंने एंटर नहीं की, लेकिन वो 1-2 दिन तक वो भी रिपोर्ट एंटर करा देंगे, पता चल जाएगा सस्पेक्टेड में कितने पॉजिटिव लोग थे। ये काज़मी साहब ने एक और मामले पे डॉक्टर साहब की तवज्जो मबजूल करा दिया। काज़मी साहब, हमें ये बताइए कि टेस्टिंग डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जबकि हम खबरें ये भी ज़राए आपके ही बताते हैं कि टेस्टिंग किट्स का मामला चल रहा है कोई। जी, WHO के लेटर के मुताबिक तो टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन चले चूँकि हमारे जितने भी टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन उसने एक और तबसरा इसके अंदर किया है कि जितने टेस्ट हो रहे हैं मौजूदा सूरत हाल में, अब जो शुरू है ईद के बाद, उसमें से जो पॉजिटिव की कैपेसिटी है वो तकरीबन 24% तक चली गई। तादाद बहुत बढ़ गई। वो कहते हैं अगर इसको कंट्रोल करना चाहिए था तो ये 5% से ऊपर नहीं जानी चाहिए टेस्ट के अंदर जो आ रही है। तो 24% पे जाना जो है वो दुनिया में टॉप कर अलार्म दिया है कि पंजाब के हर कोने, हर शहर, हर घर, हर सोसाइटी के अंदर जो है वो कोरोना फैल चुका है। और मौजूदा सूरत हाल में उसने यही बताया, लेकिन हमारी जो सोसाइटी है और हमारा जो रवैया और रहन सहन का तरीका है वो अब हमें इजाज़त नहीं देता कि हम लॉकडाउन की तरफ जाएं, क्योंकि अब हमें इस पे ही गुजारा करना होगा और इस पे ही हमें नज़्म ज़ब्त के साथ रहना होगा। अगर हम अपना तरीकाकार नहीं बदलेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम रोज़ाना, आज देखें 105 हलाकतें 24 घंटों के दौरान रिपोर्ट हुई हैं, और ये तादाद बढ़ती जाएगी। और जब तक हम संजीदा नहीं होंगे, शुरू दिन से सिदरा हम बात करते रहे हैं अफवाहों की, रूमर जो फैल रहे हैं मुख्तलिफ, ये वो कल मैंने डॉक्टर साहब को एक वीडियो फेंकी, वो मेयो हॉस्पिटल के अंदर बंदा खड़ा होकर ये बकवास कर रहा था कि ये जी 5 लाख रुपया ले रही गवर्नमेंट फी डेड बॉडी का, ये आपका कोई भी बंदा वहाँ पे नहीं था कि उस बंदे को पकड़ के पूछ ही लेते कि भाई ये एक फरलांग के फासले पर एडमिन ऑफिस है, एक फरलांग के फासले पर एडमिन ऑफिस है। अगर कोई ऐसी
चीज होती तो फौरन से पहले एडमिट 24 घंटे आजकल एडमिट ऑफिस खुला रहता है 24 आवर्स। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब एडमिट ऑफिस में आवाजें तो नहीं जाती, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, वो सर्जिकल टावर के बाहर खड़ा था। पता चल रहा था कि ये म्यू हॉस्पिटल की ही वीडियो है। हाँ, वो तो कन्फर्म है, म्यू बिल्डिंग है, इनको देखा है, घड़ीवाड़ के बाहर खड़ा है। लेकिन हैरानगी की बात है कि उसके साथ और लोग भी शामिल। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, दूसरा कह रहा है हाँ मेरे साथ भी ऐसा। यार अफसोस की बात है, इस तरह के प्रोपेगेंडास होंगे, इस तरह के मामलात सोशल मीडिया पे आएंगे तो फिर अवाम तो पहले बेचैन है, परेशान है, उनको कुछ मौजूदा सूरत हाल में यही है कि एक अटेंडर सिर्फ अंदर आए, हॉस्पिटल के अंदर एक अटेंडेंस आए कोरोना के मरीज के साथ। जब 12-12 बंदे बाहर लाइन में खड़े होंगे तो इस तरह के तबसरे भी होंगे। तो इस पे कम से कम सख्ती की जाए, कम से कम अगर मास्क और दीगर मामला पे, और उसने मास्क भी नहीं पहना हुआ, हॉस्पिटल के अंदर मास्क भी नहीं पहना, कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। वो उसी सूरत में पॉसिबल है कि हम हॉस्पिटल का जो मेन गेट है वहाँ पर बंद कर दें और एक अटेंडेंट है, वो पॉसिबल नहीं है। आपको पता है वहाँ पर भी लड़ाइयाँ, लोग जितने अग्रेसिव हो जाते हैं उनको रोकने पर दरवाजे पर कहते तो पुलिस और सिक्योरिटी को भी वो खातर में नहीं लाते। मैं दूसरी बात टेस्टिंग की मैं दोबारा उस पर आना चाहूँगा। देखें पूरी दुनिया में, अमेरिका में, पूरे यूरोप में चले जाएं, उन्होंने क्या टेस्ट उस शख्स का करना है जिसको सिम्टम है, सिम्टम्स है, ठीक। जिसको सिम्टम नहीं है उन्होंने क्या, वो कहते हैं जो लोग वहां पर गए हैं टेस्ट कराने, उन्होंने कहा जी कि आप ये क्राइटेरिया ही मीट नहीं करते टेस्टिंग का, आप घर चले जाएं, आपको ये सिम्टम साइन हो तो आप हमें फोन कर दें। तो फिर डॉक्टर साहब लेकिन डॉक्टर साहब आपके इधर सिम्टम जो शो हो 5 दिन बाद रिजल्ट आए और बंदा फुड़क जाए, यहाँ पाकिस्तान में पहले ये दिन तो करा सकते हैं ना। अच्छा, मैं इस पे एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो टेस्ट आ रहे हैं अमेरिका और बरतानिया के अंदर अब ये शुरू हो गया है कि एक ही दफा टेस्ट होना अमेरिका, यहाँ डबल नेगेटिव का जो सिलसिला है वो इंसान को जिल्लो ख्वार करता है और एक महीने से डबल नेगेटिव वाला मामला ये खत्म हो गया दुनिया में खत्म हो गया है कि जो नॉन पर्सनैलिटीज हैं, हमारे कई बड़े लोग भी हैं, सरकारी दफातर में भी तैनात हैं, वो उनका एक नेगेटिव हो गया तो वो इजी हो गए हैं, उनकी जान छूट गई है। लेकिन जो बंदा अस्पताल में है, जो बंदा मेरे नॉलेज में ऐसा कोई शख्स नहीं है, मेरे नॉलेज में। डॉक्टर साहब मैं कई लोगों से मिली हूँ और मैंने फौरन उनसे ये सवाल किया कि आपका एक टेस्ट नेगेटिव था या आपके 2 टेस्ट नेगेटिव थे, और उनका जवाब था जी हमारा एक टेस्ट मैंने कल यास्मीन नेगेटिव राशिद साहब से सवाल कर लिया और उन्होंने इस पे मुझे भरमला जवाब दिया है कि हमने ये छोड़ दिया है। अब 14 दिन का लेते एक ही बस घर भेज देते हैं, जिसको ऐसा मसला होगा नेगेटिव आना है नहीं आना, ठीक है सिम्टम नहीं है, ठीक जा रहा है, बंदा घर चले जाए, ठीक। लेकिन प्रैक्टिकल में अभी तक सूरत अब एक्सपो सेंटर के अंदर आपके क्यों दाखिल हैं लोग? अब प्रैक्टिकली ये कर दिया। अब ये है कि जो अब कल भी डिस्कशन हो रही थी कि जिनको 14 डेज पूरे हो गए हैं उनको कंसीडर किया जाए कि वो नेगेटिव। डॉक्टर साहब कितने हैं एक्सपो सेंटर में इस वक्त लोग? इस वक्त 65 लोग मौजूद हैं। और उनमें कितने ऐसे हैं जो कि 14 दिन से या फिर 20-25 आपने बताया था कि 40-40 दिन से लोग वहाँ पे मौजूद? नहीं, इसमें 80% 85% लोग ऐसे हैं जिनको अभी 10 दिन भी नहीं हुए, क्योंकि पहला पुराने प्रोटोकॉल के मुताबिक हमने पहला नेगेटिव टेस्ट करने के लिए सैंपल 10 दिन के बाद लेना है जब पॉजिटिव आता है, ठीक। तो अभी वो क्राइटेरिया नहीं, 85% वो लोग हैं जिनके अभी 10 डेज पूरे नहीं तो हुए। अब क्या महकमा सेहत का भी क्राइटेरिया चेंज हो गया है? आपको भी इंस्ट्रक्शंस मिल गई है कि 14 दिन जी के बाद? ये कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप में डिस्कस होगा आज, तो उसके बाद हम इस क्राइटेरिया को जो भी इंटरनेशनल गाइडलाइन होगी उसके मुताबिक 14 दिन के आप मरीज को कहेंगे अल्लाह हाफिज आप घर जाएं और रेस्ट करें। मैं बता रहा हूँ कि जो भी गाइडलाइन कंसेंसस से बेस्ड ऑन इंटरनेशनल रिकमेंडेशन WHO वगैरह उसके ऊपर जो होंगी, जो उसके ऊपर बेस करके हम गाइडलाइन बनाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। काज़मी साहब, यानी अभी आप इसको ओके नहीं कर रहे, मैडम भी कह गई हैं, यास्मीन राशिद साहबा भी, कि मैं वैसे होम आइसोलेशन अब तो 80% लोग होम आइसोलेशन पे जा रहे हैं। इस वक्त हॉस्पिटल में 85 to 90% वो लोग हैं जो सिम्टोमेटिक हैं, ठीक, जो मॉडरेट टू सीवियरली क्रिटिकल पेशेंट है। इस वक्त वो लोग सिंपल पेशेंट तो हार्डली वो लोग हैं जिनके घर में पुराने आइसोलेशन के लिए रूम नहीं है, और उन्होंने कहा कि या लाहौर से बाहर वाले लोग हैं जो लाहौर में थे वो अपने घर वापस नहीं जा सकते, तो वो लोग थे। 80% इस वक्त क्रिटिकल पेशेंट हैं वहाँ पर जिनको सिम्टम। स्मार्ट लॉकडाउन खत्म हो गया वो भी मामला? नहीं, स्मार्ट वाला स्मार्ट पर उन्होंने WHO ने बकायदा जिक्र किया है कि स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से ये सारा कुछ हुआ है, लेकिन जो होना था तकरीबन हो चुका है।
और ये लेकिन हुकूमत अभी को भी स्मार्ट लॉकडाउन कहा जा रहा है ना कि हो रहा है या नहीं हो रहा। हमारे यहाँ कोई इलाका नहीं है उनका मतलब यही था कि आप 2 दिन अगर 2 हफ्ते अगर लॉकडाउन करते हैं तो अगले 2 हफ्ते स्मार्ट लॉकडाउन करें। इसका मतलब यही है कि सारा कुछ अचानक खोल दें। उसका 2 हफ्ते स्मार्ट लॉकडाउन और 2 हफ्ते मुकम्मल लॉकडाउन। मसला ये है कि अब स्मार्ट स्मूथ का सारा किस्सा खत्म हो गया है। जो इलाकों को भी तो डिटेक्ट किया जा रहा था ना कि जहां से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उनको बंद किया जा रहा है। अभी तक अवाम को ये नहीं बताया गया कि किस इलाके के अंदर मरीज ज्यादा हैं और इज्तनाब किया जाए। किसी किस्म का कोई परहेज नहीं बताया गया। हुकूमत पता नहीं टाइम नहीं है हुकूमत के पास या आपस में कोई उनका कोई कम्युनिकेशन गैप है तो वो उस पे बैठ के तबसरा ही नहीं करती कि अवाम को। डॉक्टर साहब स्मार्ट सैंपलिंग चल रही है क्या? नहीं अब तो नहीं, फिलहाल तो नहीं, आजकल नहीं चल रही। खत्म हो गया वो भी? आजकल नहीं चल रही। अब तो सिर्फ हॉस्पिटल जो पेशेंट आते हैं सिम्टम उनको हम कर रहे हैं, सिर्फ हॉस्पिटल्स में हो। हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब अगर मालूम हो कि स्मार्ट सैंपलिंग के हमारे पास क्या रिजल्ट्स आए, हमने कितने टेस्ट किए या फिर वो तो रिपोर्ट पब्लिश हो चुकी है। वो जो पिछले प्रोग्राम में आपके साथ ही जो एक रिपोर्ट हेल्थ डिपार्टमेंट ने प्रेजेंट की थी कैबिनेट में भी दोबारा से की जाएगी या फिर ये स्मार्ट सैंपलिंग का अभी सिलसिला तक मेरे नॉलेज में नहीं है। मेरा नहीं ख्याल से दोबारा की जाए अभी। अच्छा डॉक्टर साहब इस वक्त अस्पतालों की अगर हम बात की जाए, स्पेशली मैं क्रिटिकल पेशेंट्स की बात करूंगी, वो सबसे ज्यादा खतरे में है। हमने कितने बेड्स मुख्तस किए थे क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए और अभी वो कितने फिल्ड हैं? वेंटिलेटर्स कितने थे, वो कितने फिल्ड हैं, कितनी कैपेसिटी मौजूद है? देखिए कल ये रात 11 बजे की फिगर है मेरे पास। हाई डिपेंडेंसी यूनिट जो लाहौर में 488 बेड थे, ठीक, लाहौर के 16 अस्पतालों में, ठीक है जी। और उसमें 63.1 ऑक्यूपेंसी रेट था, यानी रात को 11 बजे 180 हाई डिपेंडेंसी यूनिट के बेड। ये लाहौर का या पंजाब? ये लाहौर की बात कर रहे हैं। आईसीयू में 179 कल रात को अवेलेबल थे वेंटिलेटर, जिनमें 64.2% ऑक्यूपेंसी रेट था। और रात 11 बजे 64 वेंट लाहौर के 16 अस्पतालों में अवेलेबल थे। ठीक, इसका मतलब डॉक्टर साहब तो हालात ठीक बता रहे हैं काज़मी साहब, जबकि ये डॉक्टर साहब वही बात बता रहे हैं। मैं एक और जो डॉक्टर साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इतने वेंटिलेटर पड़े हैं और नहीं, मैं रात को और फिगर बता रहा हूँ। कल रात को 11 बजे लाहौर में 214 पेशेंट क्रिटिकल थे, ठीक, जिनमें 118 जो आईसीयू में नॉन वेंट पर थे, हाई फ्लो ऑक्सीजन पर, और 96 पेशेंट थे जो वेंटिलेटर पर थे, जिनमें इन्वेसिव और जो सारा हाई बाईपैप और इन्वेसिव वेंटिलेटर दोनों। ये हैं फिगर रात को 11 बजे की, और ये सारे हॉस्पिटल के नाम हैं और जिनसे हम खुद फोन करके, यानी कि वो हमें व्हाट्सएप करते हैं या मैसेज भेजते हैं। ये रात 8 बजे से लेके 10:30 बजे तक आपको भी रिपोर्ट 11 बजे पहुंचती है। आपको 12 बजे, हम 9:30 बजे ये सारा लाइव एमएस से बात करके बता चुके हैं, एमएस कह चुके हैं कोई बेड नहीं आई सी के अंदर, कोई नहीं, मेरा ख्याल है वो बिल्कुल ये एग्जैक्ट फिगर सुना चुके हैं कामरान शो में एमएस की वेंटिलेटर पे। तजादात क्यों है बयानात में भी, मामलात में भी? कैसे गवर्नमेंट मानेगी? रात को 12:30 बजे गवर्नमेंट कैसे मानेगी कि हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, आईसीयू के अंदर जगह नहीं? ये और पैनिक फैल जाएगा। रात को 12:30 बजे, बल्कि 12:40 के वक्त था, 9 वेंटिलेटर में हॉस्पिटल में थे, 7 वेंटिलेटर सर्विसेज में थे, 5 वेंटिलेटर गंगाराम में थे, 6 वेंटिलेटर यकी गेट में थे। ये मैंने रात को 12:40 पर जो अब्दुल्ला खुरम नियाजी साहब हैं सेंट्रल कंट्रोल रूम में, उनको मैंने बताया कि आपने ये वेंटिलेटर खाली हैं, आपने सुबह 8 बजे तक खुदा खाता किसी की जरूरत पड़ती है तो इन जगहों पर शिफ्ट करना है। अभी तक एक नया वेंटिलेटर नहीं लगा, 4 महीने हो गए कोरोना आए। 25 वेंटिलेटर में हॉस्पिटल को मिले हैं पिछले 10 दिनों के अंदर। को मिले हैं, बाकियों को मिले हैं, बाईपैप भी मिले हैं, वेंटिलेटर मिले। मैं तो डेली सर उनसे बात करता हूँ। 5 हमें एमएसडी से मिले हैं कल, 10 हमें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट से मिले कल, और 10 हमें मिले हैं 15 दिन पहले। तो 15 दिन के अंदर हमें 25 वेंटिलेटर मिले हैं। ये सिर्फ मेयों की बात कर रहा हूँ। और वो नोटिफिकेशन जो 3 है कि किस किस को दिए हैं वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, वो आप देखें, उन्होंने बाकी अस्पतालों को भी दिए हैं। ठीक, इसका मतलब है काज़मी साहब, ये आज के लिए मेरा ख्याल आपकी नई न्यूज़ निकल आई है। आज इस पे आप काम करेंगे कि कितने वेंटिलेटर्स हैं, मिले हैं या नहीं मिले। ये मिले सिर्फ कागजात तक हैं या फिर अस्पतालों में भी पहुंचे हैं? अब हम लोगों ने बात करनी है जी काज़मी साहब,
अब आखिरी मामला हमारे पास यही रह गया है, क्योंकि सब लोग बता चुके हैं, WHO बता चुका है, वज़ीर सेहत साहिबा बता चुकी हैं कि ये कहीं नहीं जाने वाली वबा, इसने हमारे साथ रहना है। अवेयरनेस सिदरा जहाँ तक कोरोना की है वो तकरीबन आवाम तक पहुँच चुकी है, लेकिन अब काउंसलिंग और प्लानिंग का मजीद सिलसिला होना चाहिए। अवेयरनेस और काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। देखिए, अवेयरनेस तो यही है कि हर बंदे को ये पता होना चाहिए कि कोरोना क्या है और इससे जान जाती है या नहीं और इससे क्या नुकसान पहुँचता है। ये तकरीबन सारे ऐसे रूमर फैलाने वालों तक भी पहुँच चुका है, और जो बड़े तबसरा नगार थे जिनके बड़े दावे थे उनके घर में भी कोरोना हो चुका है और बहुत सारे मामला ख़राब हो चुके हैं। अब मसला है काउंसलिंग का, कि काउंसलिंग हमने अवाम की किस तरह करनी है। हमारे यहाँ तो ट्रेंड ही नहीं है, ट्रेंड नहीं है, काउंसलिंग नहीं है। देखें, सेंटरों के अंदर जो आइसोलेशन सेंटरों के अंदर है, मैं अभी डॉक्टर साहब, मैं फिर डॉक्टर साहब कहेंगे काजमी साहब वार पे वार किए जा रहे हैं। काउंसलिंग इनके, मुझे कोई से एक फ़ोन आया कि एक सरकारी हॉस्पिटल के अंदर एक मरीज़ है, वो उस जगह पे मौजूद है जहाँ AC भी नहीं है, उसे आधा घंटा पानी नहीं मिलता, वो जब चीखता है 15 लीटर ऑक्सीजन पे है वो, तो खुदारा वो कह रहा है कि मैंने खुदकुशी कर लेनी है। तो मसला ये कि अब उसको शायद सहूलियात मौजूद हों, उसको गलतफहमी हो या उसकी कोई ऐसी तबीयत हो, डिप्रेशन का मसला हो, लेकिन यहाँ पे जरूरत है हमें कि हम उसकी काउंसलिंग करते, वहाँ पे कोई ऐसा डॉक्टर उसके पास जाता जो उसको हौसला देता और उसको तरीके से डील करता, तो मसला हल हो। यही सूरत हाल अवाम के अंदर है कि अवाम के अंदर हम तबसरा करते हैं। अब सबसे ज्यादा गवर्नमेंट क्या करती है, वीडियो पे आगे के मास्क पहनो, चाहे आप कपड़े का पहनो, चाहे कोई इससे ज्यादा ऐसी प्लानिंग या कोई ऐसी बातचीत हो रही है मीटिंग्स में कि कोई अवाम को, उलमा इकराम को नहीं इत्मीनान में लिया गया अभी तक किया जाए? काउंसलिंग तो देखे प्राइम मिनिस्टर से लेके हर शख्स ने अपनी कोशिश कर चुकी है कि लोगों को इंतजार करें, दरख्वास्त करें कि आप मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें, अपने हाथ बार बार धोएं। अखबारों में भी आया, सबसे बड़े कि आप TV शो, ये आपका प्रोग्राम है, लोग सारे लोग देखते हैं, सब लोग, मतलब इससे ज़्यादा आप और कौन सा तरीका है? अब यही है कि मसाजिद में ऐलान कराना शुरू कर दिया जाए। अब रेडियो पर भी पैगाम जा रहे हैं लोगों को, लेकिन लोग, मैं फ्रैंकली बताऊं, लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे। अच्छा सिदरा, सबसे बड़ा काउंसलर कौन है हमारी सोसाइटी के अंदर? इमाम मस्जिद और खतीब। बिल्कुल। अगर उस खतीब और इमाम मस्जिद अगर कोरोना से मुतफिक नहीं होगा तो मैं समझता हूँ कि आपकी अवाम गलत तरफ जा रही है। और ऐसा है 80 से 90% इमाम मस्जिद और खतीब ऐसे हैं जो कि कोरोना पे जुमा के दौरान किसी किस्म का लेक्चर नहीं देते, बल्कि लेक्चर ये देते हैं कि अल्लाह बचा लेगा, जो जिसका ईमान पक्का है, जबकि अल्लाह कुरान अहदीस में सारी जगह जगह है कि अपनी जान बचाएं। लेकिन मसला है कि जब अपनी जान बचाने के लिए इकदाम नहीं करेंगे और सारा कुछ अल्लाह पे छोड़ देंगे तो अल्लाह भी फिर आपका साथ किस तरह देगा। लेकिन ये गलत बात है, इस पे काउंसलिंग होनी चाहिए। उलमा इकराम की कहाँ पे मीटिंग हुई, हर हफ्ते इनको मीटिंग करानी चाहिए। और बहुत शुक्रिया सज्जाद काज़मी साहब। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रेक पे जाऊंगी, लेकिन उससे पहले ये जरूर कहना चाहूंगी कि कहा तो मुसलसल जा रहा है, लेकिन जब पंजाब असम्बली में देखा जाता है कि हमारे MPs बिना मास्क के पहुंच जाते हैं तो फिर आवाम को वो भी गलत मैसेज जाता है कि ये कहते कुछ है और करते कुछ और हैं। यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। खेल के मैदान से कुछ खबर शामिल करते हैं और बात करेंगे जी खेलों के मैदान में आजकल देखा गया है बहुत सारे मामला चल रहे हैं। सबसे पहले तो दौरा इंग्लैंड है, पाकिस्तानी टीम के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, लेकिन बात यह है कि पहले PCB की जानिब से ऐलान किया गया था कि खिलाड़ियों का कैंप लगेगा, लेकिन अब उसको कैंसिल कर दिया गया है कोरोना की वबा के पेश नज़र। जब खिलाड़ी तैयारी नहीं करेंगे, किसी तरह का कोई भी होमवर्क करके नहीं जाएंगे, तो फिर दौरा इंग्लैंड में किस तरह से बेहतर परफॉर्म करेंगे, ये भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी किसके हिस्से में आती है, दूसरी जानिब एशिया कप का भी मामला है। इन तमाम मामलों पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जी नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ बिलाल अकील। बिलाल, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये काफ़ी सारी खबरें आ गई हैं, खेल के मैदान में कुछ एक्टिविटी होने जा रही है। सबसे पहले दौरा इंग्लैंड की बात कर लेते हैं कि कब जा रही है टीम और कैंप नहीं लगने वाला।
जी पहले तो कैंप का कहा गया था कि 7 से 15 जून के दरमियान जो है वो कैंप लगाया जाएगा। 25 से 30 खिलाड़ी जो हैं वो इस कैंप में शामिल होंगे। बायो सिक्योर माहौल होगा, लोग जो हैं वो बाहर नहीं जा सकेंगे। जो खिलाड़ी हैं वो मतलब उनको एक बायो सिक्योर माहौल फराहम किया जाएगा, वो अपने घरों तक नहीं जा सकेंगे। और जो टीम है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में रवाना होगी। लेकिन कल पीसीबी की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें उन्होंने जो ट्रेनिंग कैंप है उसको ख़त्म कर दिया है और टीम को जो है वो जल्दी रवाना करने की जो है वो अभी उस पर मुशावरत जारी है कि टीम जल्दी जाकर वहाँ पे, क्योंकि हमारी सीरीज़ जो है वो अगस्त के पहले हफ्ते में है और हम जुलाई में चले जाएंगे वहाँ पे, तो हमारे पास कमो बेश 1 महीना होगा वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह करने के लिए। क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जो है वो वेस्ट इंडीज़ की टीम भी इंग्लैंड पहुँची है और वो भी सीरीज़ खेलने के लिए पहुँची है। तो ये है कि वहाँ पे अब सीरीज़ के इम्कान तो रोशन होते जा रहे हैं। साथ साथ ये है कि पाकिस्तानी टीम को कंडीशन समझने में काफ़ी आसानी होगी अगर पहले चले जाते हैं, क्योंकि दौरा इंग्लैंड हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और जब वहाँ की कंडीशंस के हवाले से बात की जाती है तो वो भी खासी ट्रिकी होती हैं, स्पेशली पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए। बिलाल, हमें ये बताइए कि ये दौरा किस तरह से खिलाड़ी बेहतरीन परफॉर्म करेंगे, क्योंकि उनका फिटनेस लेवल, क्या उनके टेस्ट होंगे दौरा इंग्लैंड से पहले, किस तरह से होंगे? क्योंकि पहले हमने देखा है कि तकरीबन 2-3 महीने से कोई भी मामला नहीं हो पा रहा। नहीं, अभी खिलाड़ियों के ऑनलाइन फिटनेस टेस्ट हुए थे, खिलाड़ियों को टास्क, लेकिन उसमें ग्रेडिंग नहीं की गई। जी ग्रेडिंग नहीं की गई थी, लेकिन उसमें मतलब उसका असर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं पड़ना था, ग्रेडिंग हुई थी उसकी। और उसका ये था कि तमाम खिलाड़ी अपने घरों में रहते हुए महदूद सहूलियात में जो है वो अपने जो ऑनलाइन टेस्ट थे उनके वो उसको मुनक़िद किया गया था और उसकी बाकायदा तौर पर ग्रेडिंग भी की गई थी ताकि खिलाड़ियों की हौसला अफजाई रहे कि हम किसी न किसी एक्टिविटी में अपने आप को मसरूफ़ रखे हुए हैं। और ये सीरीज़ जो है वो ये 2 माह की सीरीज़ है तकरीबन। इसमें 3 टेस्ट होंगे, 3 T20 मैचेस होंगे। टेस्ट के लिए जो है वो बड़ी अच्छी बात है कि यूनुस खान को बैटिंग कोच भी बना दिया। और दूसरा ये है कि एक पूरी अच्छी मैनेजमेंट के साथ पाकिस्तान जा रही है। वो वही खिलाड़ी हैं जो पहले इंग्लैंड के साथ भी रह चुके हैं। मुश्ताक अहमद हैं, सकलैन मुश्ताक हैं, ये वो खिलाड़ी हैं जो इंग्लैंड के साथ किसी न किसी तरीके से काउंटी में या उनकी नेशनल टीम में काम कर चुके हैं और ये लोग इंग्लिश कंडीशंस को भी बेहतर तरीके से जानते हैं। और जो जुलाई और अगस्त के दरमियान कंडीशंस होती हैं इंग्लैंड की, वो काफ़ी जो है ना वो पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि वो एक फेवरेट कंडीशन समझी जाती है पाकिस्तान टीम के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने जो चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी वो भी जून में जीती थी, जो मतलब यही सीज़न होता है कि जब उनकी वेदर कंडीशंस जो हैं वो बेहतर हो रही होती हैं और जो पिच कंडीशंस हैं वो ज़्यादा बेहतर हो जाती हैं। अच्छा बिलाल, टीम का ऐलान कब तक मुतवक्किल है? टीम का ऐलान तो जाने से पहले ही होगा, जून के इख्तिताम में होगा या जुलाई के फर्स्ट वीक में होगा। लेकिन अभी जो है वो सबसे पहले मुमकिन खिलाड़ियों के नाम सामने आएंगे कि कौन से 25 से 30 खिलाड़ी जो हैं वो इंग्लैंड रवाना हो रहे हैं, कौन से खिलाड़ी जो है वो टीम को लीड करेंगे, कौन से खिलाड़ी जो हैं वो बैटिंग के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कौन से बैट्समैन जो है वो बॉलर्स जो हैं वो बॉलिंग के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो ये ज़रा एक काफ़ी ट्रिकी सी सिचुएशन है, क्योंकि अभी मिसबाउल हक हैं, पहला दौरा है, तो थोड़ी सी परेशानी होगी उनके लिए। T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी करनी तो ऑस्ट्रेलिया ने थी, लेकिन उम्मीद है कि न्यूजीलैंड को मिल जाएगी, ये क्या मामला है? ऑस्ट्रेलिया में अभी तक तो है ना बातचीत जारी है, क्योंकि उन्होंने 2 लोकेशंस जो हैं वो सजेस्ट किए हैं कि अगर यहाँ पे करवाया जाए वर्ल्ड कप, और क्योंकि आपको पता है कि पूरी दुनिया से जो है वो टीमों ने शिरकत करनी है, बायो सिक्योर माहौल उनको फराहम करना है। और न्यूजीलैंड में कहने का ये ज़राए से पता चला है कि न्यूजीलैंड की जो इस टाइम बिलाल मजीद भी हम इस पर बात करते हैं। अभी हमें ज्वाइन किया जी मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। आपसे प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मिर्जा साहब बताइएगा, दौरा इंग्लैंड के लिए टीम की जानिब से अभी तक कोई तैयारी नहीं की गई, किस तरह से टीम बेहतर परफॉर्म करेगी इंग्लैंड जाकर? देखिए सिद्रा, अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी जो लेटेस्ट खबर आई है कि कैंप ना लगाने का फैसला किया है इंग्लैंड के दौरे के लिए, कि खिलाड़ी एक दूसरे के नजदीक होंगे और मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। लेकिन अब पाकिस्तानी टीम बगैर प्रैक्टिस के, क्योंकि मार्च में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो थे वो PSL में उन्होंने हिस्सा लिया, अप्रैल पूरा गुजर गया, मई पूरा गुजर गया, जून में वो नहीं खेलेंगे और फिर उससे जब इंग्लैंड जाएंगे तो कितना उनके लिए मुश्किल होगा अपने आप को वहाँ की कंडीशंस के साथ एडजस्ट करना।
यकीनन एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा, क्योंकि बगैर तमाशाइयों के मैचेस होंगे और फिर उसमें बहुत सारी एहतियात करनी होगी, बायो सिक्योर एनवायरनमेंट होगा। तो मैं समझता हूँ कि एक चैलेंजिंग टास्क होगा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए, लेकिन हर आदमी इस बात का मुंतज़िर है कि क्रिकेट होनी चाहिए। आप देखें वेस्ट इंडीज की टीम कल इंग्लैंड पहुंची है, मैनचेस्टर पहुंची है, एक टेस्ट मैच साउथहैम्पटन में, 2 टेस्ट मैचेस जो है मैनचेस्टर में होंगे। तो यकीनन हर आदमी चाहता है कि क्रिकेट हो। अब देखते हैं कि उसके असरात क्या होते हैं। कल आईसीसी ने भी जो है वो बहुत सारी तब्दीलियां की हैं अपनी प्लेइंग कंडीशंस में। उन्होंने कोविड का एक रिप्लेसमेंट जो है वो देने के लिए इजाजत दे दी है, पहले कॉन्कशन का रिप्लेसमेंट होता था। तो बहुत सारी चीजें आईसीसी कोशिश कर रही है। अब देखते ही है कि ये इंग्लैंड का जो पहला मौका है कि जब क्रिकेट होगी वेस्ट इंडीज का मुकाबला इंग्लैंड अगले माह की 8 तारीख से जो पहला टेस्ट मैच शुरू होगा, उसके बाद सूरत हाल वाजे होगी। मिर्जा साहब, और आज सर बताइएगा, आप तमाम मामलात को बड़े अच्छे से समझते हैं कि क्या मुमकिन नहीं था कि एसओपीज पर अमल दरामद भी करवाया जाता और कुछ ना कुछ ट्रेनिंग भी हो जाती, कोई चंद दिन का ही कैंप्स लग जाता, कोई खिलाड़ी हमारे फॉर्म में आ जाते। और दूसरी जानिब ये कि बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, हमें किस पर ज्यादा तवज्जो देनी है? हमने तो कोई प्लान नहीं किया, हमने तो किसी चीज की प्रैक्टिस ही नहीं की। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने क्रिकेटर्स को कहा है इंडिविजुअल तो ट्रेनिंग कर रहे हैं क्रिकेटर्स और नेट्स भी कर रहे हैं, लेकिन एक माहौल जो बनता वो बन नहीं पाएगा, क्योंकि कोविड-19 की वजह से जिस तरह से केसेस जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, इतने सारे लोगों को रखना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्लान था कि 25 खिलाड़ियों को मदऊ किया जाए और खिलाड़ी भी 25 ही जाएंगे इंग्लैंड, क्योंकि 3 टेस्ट और 3 T20 खेलने। बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब, वक्त की किल्लत है, आप प्रोग्राम में शामिल हुए। बिलाल, आपका भी बहुत शुक्रिया, मुझे आपने इजाजत देनी है। कल सुबह 9:05 पर फिर से मिलेंगे।